नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देश भर में इस वक्त लॉकडाउन है। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन बिहार के गोपालगंज में गैंग वॉर चल रहा है। पिछले 3 दिनों में गोपालगंज में 4 हत्या हो चुकी हैं। लिहाजा सूबे की सियासत में भी चैलेंज वॉर शुरू हो चुका है। गोपालगंज में खूनी अदावत का अंजाम है ये 3 लाशें। पुलिस की नाकामी का सबूत है ये 3 लाशें। बिहार में कानून की कमजोरी की तस्दीक करती हैं ये 3 लाशें। यकीन न हो तो बिलखती हुई इस बच्ची का बयान सुनिए। छत पते उस पर भी नहीं छोड़ा उनको, यहाँ से गोली चलाया है पिस्तौल, वहाँ पर भी नहीं छोड़ा है उनको, वहाँ पर भी पिस्तौल चलाया। पुलिस प्रशासन क्या करेगा? रहता है था यहाँ पर, कोई थाना से फोन किया जल्दी से भाग जाओ, शाहरुख भाग गया। क्या करेगा पुलिस प्रशासन? बिक गया है पैसा के रुपया में बिक गया है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा, सरकार अगर कुछ नहीं करेगी। सोमवार को रेपुरा गांव उस वक्त दहल उठा था जब एक साथ 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मामला यही नहीं थमा। दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी एक चौथी हत्या हुई, जो ट्रिपल मर्डर के आरोपी विधायक का करीबी रिश्तेदार था। 2 दिन में 4 हत्या की वारदात ने अब सियासी रंग ले लिया है। ट्रिपल मर्डर मामले में कुचायकोट के जेडीयू विधायक पप्पू पांडे आरोपी बनाए गए हैं। लिहाजा सियासत का उछलना लाजमी है। आरोपी विधायक पप्पू पांडे अब तक गिरफ्त से बाहर हैं। लिहाजा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया, तो जेडीयू के आरोपी विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने भी तेजस्वी को खुलेआम चैलेंज दे डाला। वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार जी के इशारे पे विपक्ष को धमकाने की कोशिश कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसने कहा है कि दिल्ली से पटना ईंट से ईंट बजा देंगे। मतलब ये धमकी किसको दे रहे हैं? और सरकार जो है, पुलिस जो है, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि उस विधायक की गिरफ्तारी कर पाए। जो चुनौती वो देने का काम कर रहे हैं नीतीश जी के इशारे पे, हम उनसे कहना चाहते हैं, सरकार के लोगों से, कि हमने 2 दिन का वक्त दिया था, 2 दिन का समय दिया था कि विधायक को गिरफ्तार किया जाए, और कल शाम तक अगर विधायक गिरफ्तार नहीं होता है तो हम हमारे पार्टी के सभी विधायक जो हैं पटना से गोपालगंज जाने का काम करेंगे। तेजस्वी जी बोलते हैं कि मैं वहां से पैदल मार्च करूंगा हथुआ के लिए, तो मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि अगर वह पैदल पटना से आने के लिए तैयार हैं तो मैं भी गोपालगंज से पटना चलने के लिए तैयार हूं। मैं भी कोई चोर बदमाश नहीं हूं, मैं भी राजनेता हूं। वो अगर पहली बार विधायक है तो मैं चौथी बार विधानसभा में जाने का काम किया है। अगर अपराधी रहते, क्रिमिनल रहते, तो मैं विधानसभा में पहुंचने का काम नहीं करते। और जहां तक हमारी नेता की बात है, तो हमारे नेता ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। तेजस्वी ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। बिहार में कानून के राज पर सवाल उठाया तो जेडीयू की ओर से भी तेजस्वी पर जमकर पलटवार हुआ। ये हाल नहीं है सरकार कि अपहृत किया हुआ व्यक्ति जाके सीएम हाउस से छूटता था। ये हाल नहीं है कि पटना में गाड़ी चोरी हो गई और मिलती थी मुख्यमंत्री आवास से। वो दिन गए। इसलिए जिस सोहबत में पले बढ़े हैं उस सोहबत को भूल जाएं। ये नया बिहार है, ये सब चीज नहीं चलता है यहाँ पे। खूनी अदावत में सियासत का रंग घुल चुका है। विपक्ष के पास पप्पू पांडे की शक्ल में बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। लिहाजा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सियासत में अभी और उछाल आएगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। अब जरा इस खबर को समझिए। पप्पू पांडे की शक्ल में दरअसल विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। चुनावी साल है, कानून व्यवस्था को ढाल बनाकर आरजेडी अब माइलेज लेना चाहता है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर जेडीयू हमेशा आरजेडी को कटघरे में खड़ा करता रहा है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और जेडीयू इस मुद्दे को हवा देना नहीं चाहेगा और आरजेडी इसी मुद्दे को आधार बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। लेकिन सवाल तो है, सवाल यह कि आरोपी विधायक की गिरफ्तारी कब? क्योंकि गोपालगंज में 3 दिन में हुई 4 हत्याओं के विरोध में आरजेडी का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है। तेजस्वी यादव के साथ ही आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये जो नरसंहार हुआ, जो जेपी के 3 लोगों की परिवार की हत्या हुई, उसके साथ साथ हम लोगों ने अनिल तिवारी जिनकी हत्या हुई, शंभू मिश्रा और मुंडा तिवारी, ये लोग जो विधायक जिनकी हत्या का जिक्र कर रहे हैं, हमने ये भी कहा है कि इनकी भी हत्या का और जो नरसंहार हुआ है उसका भी सीबीआई जांच होना चाहिए। 2005 को ये लोग कहते हैं कि उस समय जंगल राज था, जंगल राज उस समय था, और आज 2020 में क्या स्थिति है मैं 2-4 उदाहरण के साथ बता रहा हूं। उस समय संज्ञेय अपराध 1 वर्ष के भीतर 1,04,000 हुआ, और अभी जो साल है जो बीता 2,70,000। अब आइए जानते हैं गोपालगंज में हुए गैंगवार में अब तक क्या हुआ। 25 मई यानी सोमवार को रेपुरा गांव में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। ट्रिपल मर्डर का आरोप विधायक पप्पू पांडे समेत 3 लोगों पर लगा। पप्पू पांडे कुचायकोट से जेडीयू के विधायक भी हैं, इसलिए मामला हाई प्रोफाइल बना। ट्रिपल मर्डर के दूसरे दिन फिर एक और हत्या से गोपालगंज दहल गया। मुन्ना तिवारी की हत्या हुई, जो पप्पू पांडे का रिश्तेदार था। हालांकि आरोपी विधायक अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने अब इस मामले में राज्यपाल से मुलाकात की है और आरजेडी ने गिरफ्तारी के लिए अल्टीमेटम दिया है सरकार को। अगर कल तक गिरफ्तार नहीं होता है विधायक तो वो मार्च करेंगे। पुलिस के रवैये पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको याद होगा अनंत सिंह, मंजू वर्मा ने कोर्ट में सरेंडर किया था और ये सिलसिला, ये फेरिस्त लंबी है। इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों में सवाल यह है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाती है। क्या सरेंडर करने का मोहलत दिया जाता है? आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कोरोना वायरस से पूरी दुनिया तबाह है। एक वायरस ने इंसान को इतना मजबूर कर दिया है कि तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत में प्रवासी मजदूर हैं, जिन्हें हर कदम पर जंग लड़नी पड़ रही है। हर रोज वो भूख से दंगल कर रहे हैं। भूख से दंगल और खाने की लूट की जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं वो कलेजा कपा देगी। खाने के सामान की लूट की तस्वीर भागलपुर स्टेशन की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे मजदूरों के बीच खाने के सामान के लिए छीना झपटी मची हुई है। दरअसल श्रमिक ट्रेन जोधपुर से पूर्णिया जा रही थी। भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैसे ही रुकी, मजदूरों ने खाने का सामान लूटना शुरू कर दिया। हालांकि ये सारे सामान प्रवासी मजदूरों को खाने के लिए ही दिया जाना था, लेकिन मजदूरों ने इंतजार नहीं किया। वे ट्रेन से उतरे और लूट मचा दी। इस दौरान मजदूर आपस में भिड़ गए और उनमें छीना झपटी शुरू हो गई। ज्यादा से ज्यादा पैकेट्स लूटने की उनमें होड़ मची थी। हालात को बेकाबू देख स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मजदूरों को वापस ट्रेन में वापस भेजा। इस तरह की तस्वीरें कोरोना फैलने का भी खतरा बनती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से भी ख्याल नहीं रहता है। सोचिए इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव हो तो कितनी संख्या में पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन भागलपुर रेलवे स्टेशन पर लूट की घटना कोई नई नहीं है। 3 दिन पहले दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर भी जमकर लूट हुई थी। स्टेशन पर ये लूट की 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर भागलपुर स्टेशन की है, जहां आज खाने का सामान मजदूरों ने लूट लिया। दूसरी तस्वीर बिहार से सटे यूपी के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की है, जहां 3 दिन पहले श्रमिक ट्रेन के मजदूरों ने पानी का बोतल लूट लिया था। जैसे ही ट्रेन रुकी, प्यासे मजदूरों ने पानी का बोतल लूटने के लिए होड़ मचा दी थी। इस बीच कोरोना से निपटने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भी मैराथन बैठक की। बिहार में अब तक 10,000 कोरोना टेस्ट के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका है, जबकि मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं, लेकिन जांच 3,000 के आसपास ही रहता है। अब मुख्यमंत्री ने प्राइवेट लैब के जरिए जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और इसके विस्तार के निर्देश दिए। बाहर से आ रहे लोगों का अधिक से अधिक कोरोना जांच हो पाए, इसके लिए टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात कही।
सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जिला स्तर पर आइसोलेशन वार्ड की संख्या बढ़ाई जाए। फैसला लिया गया कि जिन सरकारी भवनों का निर्माण हो चुका है और उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उन्हें आइसोलेशन सेंटर में बदला जाएगा। इसके अलावा निजी व्यावसायिक भवनों और होटल्स को भी आइसोलेशन सेंटर के रूप में तब्दील करने का निर्देश दिया गया। दरअसल बिहार में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे सरकार को ऐसा लग रहा है कि भविष्य में स्वास्थ्य से जुड़े और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। क्षमता अभी सभी की टेस्टिंग की तत्काल नहीं है, क्षमता बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है कि जो टेस्टिंग की क्षमता है उसको जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए, 10,000 तक तुरंत लाया जाए, उसके बाद आगे भी बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करना है और सुदृढ़ करना है और उसको और एक्सपैंड करना है। बिहार में जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। बिहार में अब तक कुल आंकड़ा 3010 पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि मामलों में इजाफे की वजह प्रवासी मजदूर हैं, जिनके कारण पिछले 5 दिनों में मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। देखिए ग्राफ, 23 मई को आंकड़ा 214 नए सामने आए थे मामले। 24 मई को 166 मरीज पॉजिटिव मिले। 25 मई को एक दिन में सबसे अधिक 220 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले। 26 मई को 140 नए मरीज सामने आए और आज यानी 27 मई को अब तक कोरोना के 130 मामले सामने आ चुके हैं। मतलब पिछले 5 दिनों में कोरोना मरीजों का आंकड़ों में 870 का इजाफा हुआ। खबर को समझिए, दरअसल बढ़ते आंकड़े बिहार के लिए यकीनन चिंताजनक की बात है, चिंता की बात है। तेजी से बढ़ते आंकड़े और लापरवाही बढ़ेगी तो ये मामले और भी विस्फोटक हो सकते हैं। इसे लेकर WHO ने भी बिहार को लेकर चिंता जताई है। सबसे बड़ी चुनौती गांव में संक्रमण को फैलने से रोकने की है, क्योंकि गांव में अगर फैल गया बुरी तरह से तो मुश्किल हो जाएगा। नए मामलों में प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं बिहार में 15 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन राज्य में जहां से संक्रमण शुरू हुआ वहां के लोग ही सुधरने का नाम नहीं ले रहे। राजधानी की हिंदपीढ़ी में बच्चे की मौत पर आज एक बार फिर बवाल हुआ। लोग कंटेनमेंट जोन को हटाने का दबाव बना रहे थे। राजधानी रांची के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में आज एक बार फिर हंगामा बरपा। अपेंडिक्स के शिकार बच्चे की मौत पर लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि वे कोरोना को भूल गए और लॉकडाउन तोड़कर गुरु नानक स्कूल के पास धरने पर बैठ गए। हिंदपीढ़ी के लोगों का आरोप है कि मेडिकल इमरजेंसी में भी उन्हें कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ऊपर से जैसे ही डॉक्टर हिंदपीढ़ी का नाम सुनते हैं, इलाज से कतराने लगते हैं। लोग कंटेनमेंट जोन का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर के नेग्लिजेंसी के वजह से उसका अपेंडिक्स फट गया और उसकी मौत हो गई। तो एक तो है कि वैसे अस्पताल वैसे डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग, जो जिला प्रशासन ने कहा है कि हम जांच करते हुए कार्रवाई करेंगे। दूसरा है कि हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट जोन से मुक्ति दिलाने की बात। तो फर्स्ट फेज में इन्होंने कहा है कि हम 70% करेंगे और 1, 2, 3 दिन के अंदर में हम पूरे हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर देंगे। हिंदपीढ़ी में कोरोना वायरस ने तांडव मचा रखा है। यहीं से राज्य में संक्रमण की शुरुआत हुई, लेकिन लोग कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़े हथियार सोशल डिस्टेंसिंग की ही धज्जियां उड़ाने में जुटे हैं। हालांकि लोगों के हंगामे के साथ ही पुलिस प्रशासन एक्शन में आई और लोगों को समझा बुझाकर हंगामे को शांत किया। प्रशासन ने बच्चे का इलाज से मना करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही हिंदपीढ़ी के कंटेनमेंट जोन की समीक्षा की बात कही है। कुछ इलाकों में यह था कि हमारा भी इलाका लिया जाए, जो कि शायद संभव नहीं हो सकता। जैसे जैसे और दिन बीतेंगे तो और इलाके भी खुलेंगे। अपेंडिक्स बर्स्ट करना जो है एक यूनिक केस था। उसमें अगर कोई भी किसी भी तरीके की गड़बड़ी हुई है तो उसमें हम लोग जांच करा करके उस पर कार्रवाई करेंगे। में किसी तरह का कोई नेगोशिएशन की बात नहीं है और ये जब तक कि कंप्लीट गाइडलाइंस के अनुरूप सर्वे या सैंपलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक जहाँ पे नहीं खोला गया है वहाँ पे नहीं खोला जा सकता है। वो बड़ा क्लियर है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब हिंदपीढ़ी के लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है। सीआरपीएफ की तैनाती के खिलाफ भी हिंदपीढ़ी में पत्थरबाजी तक हो चुकी है। सवाल ये है कि क्या कंटेनमेंट जोन भी हिंदपीढ़ी के लोग खुद तय करेंगे?
ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। अब जरा खबर को समझिए। दरअसल कंटेनमेंट जोन जिंदगी बचाने के लिए उठाया गया कदम है। कंटेनमेंट जोन हटाने का मतलब जान से खिलवाड़ है। हिंद पीढ़ी के लोग कंटेनमेंट जोन हटाने की मांग कर रहे हैं लगातार, लेकिन उन्हें समझना होगा कि कंटेनमेंट जोन अगर बनाया गया तो उनकी ही सलामती के लिए। लॉकडाउन में कई बार हिंद पीढ़ी में हंगामा हो चुका है। हालात को काबू में करने के लिए सीआरपीएफ तक की तैनाती की गई है, लेकिन हंगामा बार बार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, मुंगेर का रुख करेंगे। मुंगेर के जमालपुर में कोरोना संक्रमित हुए 88 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। 23 दिनों से कंटेनमेंट जोन बने जमालपुर में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। ऐसे में अब शहरवासियों की उम्मीद जगने लगी है कि चौथे लॉकडाउन की छूट अब उन्हें भी मिलने लगेगी। इसके लिए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को आवेदन भी दिया है। मुंगेर का वुहान बना जमालपुर, जहां पिछले 2.5 महीने से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, वहां अब लोगों में लॉकडाउन में राहत मिलने की उम्मीद जगी है। बिना किसी ढील के लॉकडाउन 4 का सख्ती से पालन करते हुए जमालपुर वासियों की जिंदगी मानो थम सी गई थी। इस बंदी का खामियाजा सबसे ज्यादा छोटे व्यवसायियों को झेलना पड़ रहा है और आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन व्यवसायियों ने लॉकडाउन में छूट के लिए अब जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। दिक्कतें हैं, मतलब कस्टमरों को सामान नहीं मिलता है, बहुत परेशानी है। रात को 8 बजे भी आते हैं, उमेश जी सामान दीजिए। ये जमालपुर शहर के लिए पिछला 2.5 माह काफी मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन अब राहत की बात ये है कि पिछले 23 दिनों से जमालपुर के कंटेनमेंट जोन सदर बाजार में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। यहाँ जमात से लौटे शख्स ने 88 लोगों को संक्रमित किया था। अब सभी 88 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। बड़ी चुनौती रही थी जो जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में एक संक्रमण फैला और उसकी वजह से लगातार कई लोगों में वो संक्रमण फैलता चला गया। इसके लिए हम लोगों को काफी बड़े स्केल पर मास टेस्टिंग कराना पड़ा। उसमें काफी मेहनत लगी हम लोगों को, बहुत डिटेल एक्सरसाइज हम लोगों ने किया, प्लानिंग किया। मुंगेर के जमालपुर में नालंदा जमात से लौटे शख्स से 88 लोग संक्रमित हुए थे और इसके बाद 15 मार्च से जमालपुर के सदर बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए 3 किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है, जो कि आज तक पूरी तरह सील है। अब जब हालात सुधरने लगे हैं तो लोगों की उम्मीद भी जगनी शुरू हो गई है और अब तो प्रशासन ने भी राहत देने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। जरा खबर को समझिए। दरअसल कोरोना को शिकस्त के लिए सजगता जरूरी है, सतर्कता जरूरी है। सजगता और सावधानी ही जिंदगी बचाएगी। कोरोना का क्योंकि अब तक मुकम्मल इलाज नहीं मिला है। वैक्सीन पर जरूर दुनिया काम कर रही है, देश भर में काम हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना से 3.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।